नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अशोक बकारिया। आज के इस सेशन में 10वीं के विज्ञान यानी क्लास 10th की साइंस का जो पहला अध्याय है, फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो उसका छठा भाग हम करने जा रहे हैं। पहले हमने डिस्कस किया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, फिर रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में लिखना सीखा, उसके बाद उन समीकरणों को संतुलित करना सीखा, उसके बाद कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उन पर चर्चा की। तो पहली संयोजन अभिक्रिया, दूसरी वियोजन अभिक्रिया, तीसरी जो थी वो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया, चौथी द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो हमने डिस्कस किया। और अभी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिस्कस करेंगे, उपचयन और अपचयन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं ये अध्याय 1 चैप्टर 1 भाग 6 पार्ट 6। मित्रों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरा जो ऐप है और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया है, उसको आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या जो यूट्यूब में जो ये वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है ऐप का। तो ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल फ्री है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है। तो ऐप डाउनलोड करने का फायदा ये है कि आने वाले समय में हम बड़ी सारी एक्टिविटीज जो है इस ऐप के माध्यम से करेंगे, जैसे टेस्ट हैं या दूसरे टेस्ट की तैयारियां हैं, इस तरीके की गतिविधियां हम करेंगे। तो इसको आप डाउनलोड करें, और साथ में YouTube चैनल पर अगर हम मेरे ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो उनको आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि कैसे ये वीडियो बने हैं, इनमें क्या त्रुटि है, क्या इसमें इंप्रूवमेंट की जा सकती है, ऐसे सुझाव भी आप हमें दें। आप स्वयं विद्यार्थी हैं तो भी ठीक है। अगर आपके कोई बच्चे या रिश्तेदारों में कोई विद्यार्थी हैं जो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, तो उनको भी ये वीडियो देखने के लिए कहें या ऐप डाउनलोड करने के लिए कहें। तो आइए चलते हैं अपचयन और उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं के ऊपर। तो ये अगला प्रकार जो रासायनिक अभिक्रियाओं का वो है उपचयन एवं अपचयन। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन और अपचयन यानी रिडक्शन। क्रियाकलाप 1.11 एक्टिविटी 1.11 चाइना डिश में 2 ग्राम कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म कीजिए। ये डिश होती है चीनी मिट्टी की जिसको चाइना डिश बोलते हैं, उसमें 1 ग्राम कॉपर चूर्ण तांबा जो धातु है उसका चूर्ण लेकर के लें और उसको गर्म कीजिए। आपने क्या देखा, ये देखिए ना, ये चाइना डिश है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है और उसके ऊपर ये जाली होती है, नीचे बर्नर है। तो आपने क्या देखा, चित्र 1.10 कॉपर ऑक्साइड में उपचयन फिगर 1.10। ये जो क्रियाकलाप है ये 1.11 है और ये फिगर जो है ये 1.10 है। कॉपर ऑक्साइड में उपचयन फिगर 1.10 ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड 2 की काली परत चढ़ जाती है। ये काली परत कैसे चढ़ती है, ये देखिए कैसे चढ़ती है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए
हुआ क्या है, इस जब हमने कॉपर के चूर्ण को इसको हमने गर्म किया है तो हुआ क्या है, मैं इसको पेन का रंग जो है बदल लेता हूं। हुआ ये है कि गर्म करने पर ये देखिए कॉपर ऑक्साइड बना है। कौन सा? ये कॉपर। ये ऑक्साइड कैसे बना? क्योंकि वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ इसने अभिक्रिया की गर्म करने पर। ये देखिए हीट यहां पर लिखा है। तो ये जो कॉपर है इसका रंग कैसा है? इसका ब्राउन है, भूरा, भूरा रंग, ब्राउन ये। और जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है? ये देखिए काला हो जाता है, यानी काली परत चढ़ जाती है, यानी ये काला हो जाता है। तो इस तरीके से कॉपर के साथ ऑक्सीजन ने अभिक्रिया की, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्या हुआ है? ये क्या हुआ? ये ऑक्सीडेशन हुई है। इसमें मित्रों आप एक और चीज देख रहे होंगे कि ये कॉपर 2 की काली परत, यानी कॉपर जो है ये दो जो संयोजकताएं हैं वैलेंसीज के साथ काम करता है। एक कॉपर 1, दूसरा कॉपर 2। जैसे कॉपर, ये क्यूपरस ऑक्साइड और ये क्यूपरिक ऑक्साइड, ये दो प्रकार की, यानी अपने साथ ये वैलेंसीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। बांधने की शक्ति जो है वैलेंसी कहलाती है। तो यहां इसलिए ये जो है इसको कॉपर 2 लिखना जो है लिखा गया है। तो कॉपर का चूर्ण जो है वायुमंडल की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो ये क्यूपरिक ऑक्साइड बन जाता है, कॉपर ऑक्साइड भी हम बोल देते हैं, जिसका रंग कैसा होता है? काला। तो ये कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बनता है। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। यदि इस गर्म पदार्थ CuO कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में विपरीत अभिक्रिया संपन्न होती है। आप ये देख सकते हैं ना, तथा कॉपर प्राप्त होता है। इफ हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड CuO, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस बर्न टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। ये देखिए पहले क्या किया था, कॉपर को हमने गर्म किया तो वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके इसने कॉपर ऑक्साइड बनाया, जिसका रंग क्या हो, कैसा रंग हो? काला। इसका रंग कैसा? काला। ये काला रंग। अब क्या किया कि इसी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर जो है वो हाइड्रोजन प्रवाहित की, ये वाली हाइड्रोजन गैस। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन ने कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाया, ये दोनों मिल गए, क्या बनाया? जल। और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गई तो कॉपर फिर से हमें वापस आ गया, तांबा हमें फिर से वापस आ गया। और आपको पता तांबे का रंग कैसा था? भूरा, ब्राउन। तो ये रिवर्स होगी। पहले क्या हुआ, ऑक्सीजन कॉपर के साथ ऑक्सीजन ने अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाया, और फिर जब हमने हाइड्रोजन गुजारी तो कॉपर ऑक्साइड जो दोबारा से कॉपर में परिवर्तित हो गया। यहां कॉपर के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ी, और यहां कॉपर ऑक्साइड के साथ जो है हाइड्रोजन जुड़ी। किसी अभिक्रिया के साथ जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है
तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता कमी होती है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। इफ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। तो यहां क्या है, अब यहां ये कहा गया है कि अगर किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या होता है, वो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उपचयन। और ऑक्सीजन अगर हटती है, ह्रास होता है, तो उसको बोलते हैं अपचयन। यहां क्या है, ऑक्सीजन मिली है ना, तो ये क्या हुआ, इसके साथ जुड़ी है ना, ये उपचयन। यहां नजदीक है, लिखा नहीं जा रहा है, यहां इसको हम बोल देंगे उपचयन। ये देखिए, ये उपचयन हो गया। और यहां क्या हुआ है, ऑक्सीजन इससे हटी है, तो ये हो गया अपचयन। ये दोनों प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं, उपचयन और अपचयन, जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। दोबारा से हम बात करते हैं। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, कहां, जैसे यहां वृद्धि हुई, जुड़ी, तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुई है। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। सीधी सी बात, अंग्रेजी में तो हमें याद रखना, ऑक्सीजन जब जुड़ती है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसको हिंदी में उपचयन कहते हैं। और ऑक्सीजन जब हटती है या ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो हम कहते हैं कि अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ, रिड्यूस हुआ। अभिक्रिया के समय जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि उसका उपचयन हुआ है। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। तथा जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। अभिक्रिया 1.29 में कॉपर 2 ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए ये अपचयित हुआ है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29 द कॉपर 2 ऑक्साइड इज लूजेस ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो यहां ये रिड्यूस हो गया। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए ये उपचयित हुआ है। The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized। अर्थात किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, साथ साथ में इकट्ठी होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इन अदर वर्ड्स, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction। इन अभिक्रियाओं को उपचयन या अपचयन अथवा उपापचय अथवा रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शंस। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी उपचयन और अपचयन साथ साथ में एक ही अभिक्रिया में होता है तो उस अभिक्रिया को हम उपापचयी अभिक्रिया या उपचयन अपचयन अभिक्रिया या जिसको हम रिडॉक्स अभिक्रिया बोल देते हैं। रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होता है। तो ये देखिए आप, ये कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन मिलाते हैं तो क्या होता है, कॉपर अलग हो जाता है और जल बन जाता है। तो ये अपचयन है और
इसको हम अंग्रेजी में भी ऐसे रिडक्शन लिख सकते हैं। दोबारा करते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड में जब हम हाइड्रोजन मिलाते हैं गर्म करते हुए, तो क्या होता है, ये कॉपर अलग हो जाता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के जल बनाते हैं। तो हुआ क्या है, आप देखो ना, किसी पदार्थ में से किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीडाइज होता है, और ऑक्सीजन हटती है तो वो क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है, यानी अपचयित होता है। तो यहां कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या हुआ, रिड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इससे हटी या ये अपचयित हुआ है। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी तो क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज्ड, या जिसको हम बोल सकते हैं उपचयित हुआ है। अब आगे देखते हैं, तो ये दोनों इकट्ठी जो होती है इनको रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। रिडॉक्स अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण हैं। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस आर जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स अस जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अभिक्रिया 1.31 में कार्बन उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक बनाता है। इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक इज रिड्यूस्ड टू जिंक। अभिक्रिया 1.23 में HCl और क्लोरीन में उपचयित, HCl क्लोरीन में उपचयित तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम क्लोराइड में अपचयित हुआ है। इन रिएक्शन 1.32 HCl is oxidized to chlorine whereas magnesium oxide is reduced to manganese chloride। ये देखिए, यहां क्या हुआ है, आप ध्यान दीजिए कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटी है। ये ऑक्सीजन और कार्बन ने मिलकर के क्या बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जिंक से जब ऑक्सीजन हटी तो ये जिंक रह गया। तो जिंक से जब ऑक्सीजन हटी, जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जब ऑक्सीजन जो है हटती है, तो कौन सी अभिक्रिया होती है, जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीडेशन, जब हटती है तो रिडक्शन यानी अपचयन। तो ये क्या हुआ, अपचयन। और इसी में देखिए ना आप, कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ी है ना, ये देखिए तभी कार्बन मोनोऑक्साइड बनी ना। इसको अपचयन मैं यहां लिखता हूं। इसमें लिखना थोड़ा सा दिक्कत रहती है, बड़ा स्लिपरी है। तो जिंक का क्या हुआ, अपचयन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन हटी, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए, तो इसका उपचयन हो गया। ये आपने याद रखना है, 10वीं के विद्यार्थी जो हैं, अगले साल आपको विज्ञान जो है वो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना। तो उपचयन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं और अपचयन को रिडक्शन।
ठीक है। अब देखो, मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब अभिक्रिया करता है तो मैग्नीज क्लोराइड जल और क्लोरीन गैस निकलती है। इसमें देखिए, अब मैग्नीज से ऑक्सीजन हटी ना, तो कौन सी अभिक्रिया हुई? ये भी ऑक्सीजन हटना, यानी अपचयन रिडक्शन। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, HCl जो है, इससे हाइड्रोजन हटी है और ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन से क्लोरीन हटी है और ऑक्सीजन जुड़ी है। कौन सी? ये वाली जो जल बना है। तो क्या हुआ? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया और क्लोरीन से भी हाइड्रोजन हटी है। क्लोरीन से जब सीधी सी बात है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना वो रिडक्शन है, अपचयन है। अब ये देखिए ना, ये हाइड्रोजन से क्लोरीन, क्लोरीन से हाइड्रोजन हटी है तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है, अपचयन हुआ है। ये ध्यान देना। ऊपर के उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन हटे, ऑक्सीडेशन या उपचयन। पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, यानी हाइड्रोजन हटी, मतलब ऑक्सीजन हटी और हाइड्रोजन जुड़ी, तो वो क्या होता है? अपचयन या रिडक्शन। फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स वी कैन से दैट इफ अ substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction, is reduced. क्रियाकलाप 1.1 पर ध्यान दीजिए, जिसमें एक चमकदार ज्वाला के साथ मैग्नीशियम रिबन का वायु की ऑक्सीजन में दहन होता है तथा ये श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। रिकॉल एक्टिविटी 1.1 वेयर अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग फ्लेम इन एयर, यानी ऑक्सीजन, एंड चेंजेस इनटू अ व्हाइट सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबसे पहली एक्टिविटी है जो हमने डिस्कस की थी इस अध्याय में। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन? बताओ जरा, अपने दिमाग पर जोर दो। अभिक्रिया क्या थी? मैग्नीशियम धातु वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको अगर हम संतुलित करेंगे तो ये, तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ी मीन्स ये ऑक्सीडेशन है, यानी उपचयन। उपचयन अभिक्रिया है, उपचयन या ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इतना हो गया अपचयन और उपचयन। हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हमने डिस्कस किया। पहली रासायनिक अभिक्रिया कौन सी थी? संयोजन। दूसरी वियोजन, मतलब संयोजन यानी क्या था? जब आपस में दो पदार्थ मिलते हैं, कंपोजिशन। और दूसरा वियोजन, डिकम्पोजिशन या अपघटन। तीसरी प्रकार की अभिक्रिया कौन थी? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। चौथी द्वि विस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट। और पांचवी ऑक्सीडेशन, छठी रिडक्शन। और ये दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर इकट्ठी हैं तो इनको उपापचयी अभिक्रियाएं या रिडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं। एक ही जो प्रक्रिया में दोनों चीजें होती हैं।
तो इतना हो गया। क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है, यानी ऑक्सीडेशन की? हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ? अब देखिए ना, विज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो हमारे दैनिक जीवन में उसका प्रभाव हमें पता चलना चाहिए। हमारी जो दैनिक जीवन में जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना, ये कैसे हुआ, क्या ये जंग लगा तो कैसे लगा, वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया जंग लगा। तो जब आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे तभी विज्ञान आपको समझ आएगा। विज्ञान मैंने कहा है किताबों में नहीं, स्कूलों में नहीं, अंतरिक्ष में नहीं, लेबोरेटरियों में नहीं, विज्ञान हमारे आसपास है, दैनिक जीवन में रोजमर्रा की चीजों में विज्ञान इन्वॉल्व है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे। तो ये जो उपचयन या दूसरी ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं, इसका दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है? सबसे पहला है संक्षारण, कोरोजन। संक्षारण, कोरोजन क्या होता है? जब धातु धीरे धीरे खत्म होती है रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण, तो उसको हम कोरोजन कहते हैं। जैसे लोहे को जंग लगता है, एल्यूमिनियम वायु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। इस प्रकार से जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको हम कोरोजन कहते हैं, हिंदी में संक्षारण कहते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी नई वस्तुएं चमकीली होती हैं, लेकिन कुछ समय पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। प्राय इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। कुछ अन्य वस्तुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। सम अदर मेटल्स आल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर। क्या आपने चांदी तथा तांबे पर चढ़ने वाली परत के रंग पर ध्यान दिया है? हैव यू नोटिस्ड द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acid, etc., it is said to be corrode and this process is called corrosion। यानी जब भी कोई धातु वायुमंडलीय प्रभावों के कारण, चाहे वो आर्द्रता हो, मॉइस्चर हुआ, चाहे कोई एसिड आदि कोई दूसरे केमिकल्स हो, और वो जब वो उसकी हानि होती है धातु को, तो उसको हम कोरोजन कहते हैं या जिसको हम संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत या तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण हैं। आपके घर में बर्तन है, मान लो ये पीतल के या तांबे के ऊपर जो है आजकल पानी पीते हैं तांबे के जग में डाल करके, शाम को रखेंगे सुबह पिएंगे, तो आपने देखा कि बड़ा समय हो जाता तो उसके ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, तो क्या है वो संक्षारण है। या पीतल का आपका कोई बर्तन है, तो पीतल भी तो मिश्र धातु है ना, तांबे और जिंक की, उसमें तांबा है, वो भी हरे रंग की परत उसके ऊपर चढ़ती, तो वो भी संक्षारित, तो कोरोजन हो रहा है उसमें। चांदी के आप गहने देखें कि कुछ समय के पश्चात वो काले रंग के हो जाते हैं, क्योंकि सल्फर, चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो या कुछ हम प्रोटीन्स वगैरह जो खाते हैं, प्रोटीन में सल्फर नाइट्रोजन भी होती है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन के साथ साथ, तो उसके साथ भी वो अभिक्रिया करके काले रंग की हो जाती है, तो ये भी एक संक्षारण है। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। बड़े समय के बाद अगर हम ऐसे रहने देंगे ना, अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, पेंट वगैरह नहीं करेंगे, तो टूट जाते पुल वगैरह सारे। हमारे घर की लोहे की वस्तुएं या कोई अन्य
जो धातु की वस्तुएं हैं वो खत्म हो जाती हैं। Corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships, and to all objects made of metals, especially those of iron. लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। Corrosion of iron is a serious problem. क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron due to corrosion. अध्याय 3 में आपको संक्षारण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। यू विल लर्न मोर अबाउट corrosion इन चैप्टर 3। तो ये संक्षारण है, corrosion है, इसके ऊपर प्रश्न अवश्य पूछा जाता है और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसको रोकना कैसे, वो अध्याय 3 में हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला, विकृत गंधिता या रेंसिटी। विकृत गंधिता, मैंने बोला शब्दों के अर्थ पर ध्यान दीजिए। विकृत गंधिता, रेंसिटी। विकृत गंधिता, विकृत यानी खराब होना, खराब, और गंधिता स्मेल। जब बुरी स्मेल आए, खास करके जो हम घी है, मक्खन है, खाने का तेल है, ये ऐसे पदार्थ जिनमें ये घी तेल वगैरह मिलाया जाता है, वो वस्तुएं काफी स्मेल रखने के बाद जब उनमें ये विकृत गंधिता यानी बुरी स्मेल आना शुरू होती, टेस्ट खराब होना शुरू होता है, उसको विकृत गंधिता कहते हैं या रेंसिटी कहते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने बोला ना विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में है। देखते क्या लिखा है, इसको अंग्रेजी में रेंसिडिटी कहते हैं, रेंसिडिटी। वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक रखी रह जाती हैं तब उनका स्वाद या गंध कैसी होती है। आपने देखा ना, को घी डब्बे में डाला है 6 महीने हो गए, साल हो गए, आप खोल करके देखते हैं, वो खाना शुरू करते हैं, उसमें बड़ी गंदी सी स्मेल आती है। वो क्या है, विकृत गंधिता या रेंसिडिटी। रेंसिडिटी। हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट द फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। उपचेत होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाती हैं तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। ये किस कारण से होता है, उपचयन, उपचयित होने पर। उपचयन यानी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के कारण हुआ है, यानी ये तैलीय पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ जो हैं, इनके साथ ऑक्सीजन ने अभिक्रिया की है तो उनकी गंध भी बदल गई, स्वाद भी बदल गया। When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste changes. प्रायः तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य पदार्थों सामग्रियों में उपचयन यानी ऑक्सीडेशन को रोकने वाले पदार्थ या एंटीऑक्सीकारक या एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। ये देखिए, एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। यूजली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, दे आर कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट्स, आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, ताकि वो लंबे समय तक चल सकें। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। Keeping food in air-tight containers help to slow down oxidation. क्यों? जब वायुरोधी बर्तनों में, एयर टाइट बर्तनों में जब हम खाद्य पदार्थ रखते हैं तो क्यों ये लंबे समय तक चलते हैं? क्योंकि वायु की जो ऑक्सीजन है उसमें नहीं जा सकती, जो अंदर है उतनी सी अभिक्रिया कर लेगी, बाकी नहीं जाएगी उसमें, तो इससे भी फायदा होता है।
क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर्स यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद सच गैसेस एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो क्या होता है, आपने देखा ना कि आप पोटैटो चिप्स लेते हैं, एक अन्य जो भी खाने वाले पदार्थ है उसमें हवा भरी रहती है, उसमें कोई ये वायुमंडल की हवा नहीं भरी रहती, उसमें नाइट्रोजन भरते हैं, क्योंकि वायुमंडल की जो हवा अगर हम वायु भरेंगे तो उसमें ऑक्सीजन भी होगी, तो ये ऑक्सीजन तो फिर जो तैलीय पदार्थ हैं उनके साथ अभिक्रिया करके उनको विकृत गंधित कर देती हैं, उसको क्या कर देती हैं, रेंसिडिटी उसमें पैदा कर देती है, तो खाने में स्वाद भी बुरा होता है, स्मेल भी बुरी होती है। तो ये कंपनी क्या कहती है, उसमें नाइट्रोजन डाल देती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है कम क्रियाशील है ऑक्सीजन की तुलना में, इसलिए वो खाद्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया कम करती है या नहीं करती है, जिससे खाद्य पदार्थों की खुशबू और स्वाद जो है वो बना रहता है। तो ये इसमें दो फायदे होते हैं, एक तो खाद्य पदार्थ का जो है ये विकृत गंधी नहीं होता है, दूसरा टूटती नहीं है चिप्स, जब फूला रहता है तो वो चिप्स टूटती नहीं, अगर वायु नहीं होगी उसमें ये नाइट्रोजन गैस नहीं भरी होगी तो वो प्रेस होने पर टूट जाएंगी। तो ये इतना सा है क्वेश्चन है जिसको हम अगले इसमें करेंगे। अब तक आपने क्या सीखा, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इस अध्याय में आपने क्या सीखा, व्हाट यू हैव लर्न। पहला, एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। A complete chemical equation represents the reactants, products and their physical states symbolically. रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही ओर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक अणुओं की संख्या समान हो। समीकरण का संतुलित होना आवश्यक है। A chemical equation is balanced so that numbers of atoms of each type involved in a chemical reaction are the same on the reactant and product sides of the equation. Equation must have been balanced. Equation हमेशा balanced होनी चाहिए। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। मैंने बोला था ना कितने प्रकार की हमने ये अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। पहला तो हमने ये पढ़ा कि हमारे आसपास होने वाले जो बदलाव हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिख सकते हैं और इन रासायनिक समीकरणों को हमें संतुलित करना होता है बाईं साइड और दाईं साइड, इन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए प्रत्येक तत्व की। फिर उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार है उसके ऊपर भी हमने चर्चा की। तो पहला जो रासायनिक अभिक्रिया वो संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं। इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। वियोजन अभिक्रिया डीकंपोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। डीकंपोजिशन रिएक्शंस आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ देता है, मतलब ये अपघटन है, टूटने वाला। In a decomposition reaction, a single substance decomposes to give two or more substances. जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं,
Reactions in which heat is given out along with the products are called exothermic reaction. जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं. Reactions in which energy is absorbed are known as endothermic reactions. तो जिन अब होता ही है कि ऊर्जा का बदलाव तो होता ही है रासायनिक अभिक्रिया में, या तो उसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है या छोड़ी जाती है. तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है उसमें उनको ऊष्माक्षेपी कहते हैं या एक्सोथर्मिक. एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर. और जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उनको ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक यानी अंदर. थर्मिक हमेशा हीट के साथ जोड़ा जाता है शब्द ये. तो एंडोथर्मिक अभिक्रियाएं या रिएक्शन कहते हैं. जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है, उसको हटा करके उसका स्थान लेता है, विस्थापन अभिक्रिया होती है. When an element displaces another element from its compound, a displacement reaction occurs. तो जब एक तत्व यौगिक में से किसी दूसरे तत्व को हटा करके उसका स्थान लेता, उसकी जगह लेता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं. द्विविस्थापन अभिक्रियाएं में दो अलग अलग परमाणुओं या परमाणु के समूह आयन का आपस में आदान प्रदान होता है. टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स यानी आयंस आर एक्सचेंज इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यानी डबल है, एक दूसरे को विस्थापित करता है, दूसरा पहले को विस्थापित करता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रियाएं या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूसेस इनसॉल्युबल साल्ट. सॉल्ट असल में पानी में घुलनशील होते हैं, सॉल्युबल बोलते हैं. और जब ऐसी अभिक्रिया जब वो सॉल्युबल से इनसॉल्युबल होते हैं, विलेय से अविलेय हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, तो उनको हम अवक्षेपण अभिक्रियाएं कहते हैं. और जो पदार्थ नीचे बैठता है उसको अवक्षेप या क्या कहते हैं? उसको प्रेसिपिटेट. अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है. Reactions also involve the gain or loss of oxygen or hydrogen by substances. ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है. ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचयन कहलाता है. रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन. ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. ये आप जब साइंस आगे पढ़ते जाएंगे आपके साथ साथ चलेगा, और इसमें से भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं. अभ्यास है हम अलग से कराएंगे. क्या है ऑक्सीडेशन? उपचयन. या ऑक्सीडेशन. क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या है? उपचयन या ऑक्सीडेशन. लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, बड़ा स्लिपरी है. और अपचयन
या इसको रिडक्शन अंग्रेजी में बोलेंगे। क्या होगा? ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। ये क्या? अपचयन या रिडक्शन। और कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो दोनों साथ साथ में होते हैं, एक पदार्थ उपचयित होता है और दूसरा अपचयित होता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोल देते हैं? रिडॉक्स अभिक्रियाएं। उपापचयी, उपापचयी या रिडॉक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं। ये 3 प्रकार की ऐसे अभिक्रियाएं होती हैं। तो आज तक के लिए इतना। अब हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ है। हम अगले जो हमारा सेशन है उसमें जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। तो आपके साथ फिर अनुरोध है कि लर्न स्मार्ट विद अशोक बुकारी मेरी एजुकेशन की ऐप है जो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। और इस सेशन जो यूट्यूब पे वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है, आप वहां से लिंक में जाकर के भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री, इसके कोई पैसे नहीं लगते। और ये यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मेरा सेशन जो उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल का नाम भी लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया है। वो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब करें। जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करके अपने बच्चों को वीडियो के माध्यम से इन फैक्ट्स को समझने में जो है वो सहायता करें। तो इतना ही मुफ्त में हम पढ़ाते हैं। तो आपसे अनुरोध रहता है कि अगर आप किसी वीडियो के ऊपर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें जो है हौसला मिलता है अगली और वीडियो बनाने का। मैंने आपको कहा है कि इस ऐप के माध्यम से हम आने वाले समय में आपके बच्चों की नीट, जेई या अन्य प्रकार के जितने भी टेस्ट हैं उनकी तैयारी भी करवाएंगे। तो लेकिन आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बना रहेगा। तो हौसले से ही सारी चीजें होती हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।